आप सभी का फिर से इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और आज मैं आपको sun tzu के जो अध्याय 7 है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वार, उसके अध्याय 7 जिसका नाम है युक्तिपूर्ण युद्ध, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जैसा भी sun tzu के बारे में पढ़ा है, उसमें अब जाकर के इन्होंने 7वें चैप्टर में युद्ध की बात करना शुरू किया है। अभी तक ये भूखंड की बात करते थे, या फिर एक तरीके से मार्च की बात करते थे, चालों की बात करते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने युद्ध की बात नहीं की थी। अब ये जो पहला चैप्टर है तो 7वां, लेकिन युद्ध की बात करने वाला इनका ये लगभग पहला चैप्टर है। लेकिन जब आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुल कर के युद्ध करने की बात यहाँ पर भी ये नहीं करते। मैंने एक जगह इनको एक शब्द कहा था पिछले वीडियो में, चतुर चालाक। तो वास्तव में sun tzu बहुत ही चतुर चालाक आदमी है। आज से 2500 साल पहले हुए थे। चीन इनको आज भी फॉलो करता है, उसी के तरीके से अपने सारे ये युद्ध की तैयारी करता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है चीन के साथ, कि चीन को ये पता है कि इनके बारे में दुनिया को बहुत कम ज्ञात है, नॉलेज नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा आज भी चीन लेता है। देखिए, वक्त के अनुसार जैसे जैसे चीज़ें गुजरती हैं, थोड़ा बहुत उसमें चीन ने चेंजेस किए हैं अपनी नीतियों को लेकर के। जैसे कहीं पर ये रथ की बात करते हैं, तो अब रथ तो है नहीं, लेकिन उसके बाद आप टैंक समझ सकते हैं। कहीं पे झंडों की बात करते हैं सिग्नल्स देने की, तो उसका कहीं पर मैंने जिक्र नहीं किया है। वो इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आज की तारीख में जब वायरलेस सिस्टम आ चुके हैं, या जब सैटेलाइट सिस्टम आ चुके हैं, तो वो संकेत भेजने के लिए अब उन चीज़ों का प्रयोग भी कम से कम ही होता है। मतलब कुछ चीज़ें तो वक्त के हिसाब से बदलती रही हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं अभी भी वही चलते हैं, और चीन इसको पूरा फॉलो करता है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आपको चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए हम अपने फिर से उस चैप्टर पर चलते हैं, युक्तिपूर्ण युद्ध में। इसमें sun tzu ने जो कहा है कि सेनापति अपनी शक्ति को राज्य से प्राप्त करता है। अब देखिए, राज्य से प्राप्त करने का क्या मतलब था। देखिए, जब राजा होते थे, राजे महाराजे, तो उस समय के साथ क्या समस्या होती थी कि राजा ही पूर्ण रूप से सेनापति होता था। आपने अक्सर सुना होगा कि अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ तक कि पानीपत के युद्ध में, और उसके बाद अब जाकर के अगर आप पढ़े होंगे तो मराठों के भी आक्रमण में पेशवा और शिवाजी तक ने भी भाग लिया था। तो यही हाल लगभग लगभग पूरी दुनिया में चलती थी कि राजे महाराजे भी लड़ने के लिए जाते थे। अगर वो नहीं जाते थे तो एक सेनापति होता था। आज की तारीख में देखिए, सेनाध्यक्ष होता है। सेनाध्यक्ष आज के टाइम में सीधे तो लड़ने नहीं जाते, लेकिन उनकी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल वहाँ पर खड़े रहते हैं कोर के साथ, या एक विशेष टुकड़ी के साथ। और आज की तारीख में लगभग लगभग सभी देशों के जो राष्ट्रपति हैं, वो अपनी देश की सेनाओं के प्रधान सेनापति हैं। लेकिन तब का समय रहा हो या अब का समय रहा हो, अगर जनता का साथ नहीं है, जन समर्थन एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो बिना जन समर्थन के आप नहीं जीत सकते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मोराल भी बूस्ट होना चाहिए। वो कैसे होगा, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, 1999 के पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ताबूत कभी भी घर आए, कभी नहीं आते थे ताबूत। तो आखिर सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट में, या जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ था कि ताबूत घर आना शुरू हुए थे। उसके पीछे मेन चीज़ क्या थी कि पाकिस्तान की हरकतों के बारे में लोगों को बताया जाना। उस समय गठबंधन की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय एक दौर चला था, एक भारत के, अगर देखा जाए तो भारत के एक आज़ादी के बाद जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद एक तरीके से गठबंधन के दौर शुरू हुए थे, और ये एक लंबा दौर चला था। और ये दौर जाकर के 2014 में ख़त्म हुआ, जब फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और लगभग भी चल रही है। एक पूरा टर्म पूरा करने के बाद दोबारा उसका टर्म फिर शुरू हुआ है। तो गठबंधन के टाइम में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझौते करने पड़ जाते हैं किसी भी सरकार को। पाकिस्तान ने जो चीज़ शुरू की थी, वो यही सोच के शुरू किया था कि वाजपेयी की सरकार कुछ दिन में गिर जाएगी, और फिर जो है
हम अगर उस चौकी पे कब्जा कर लेंगे, उन चोटियों पर कब्जा कर लेंगे, तो क्योंकि इनके घर की हालात ख़राब है, घरेलू हालात, सरकार शायद टिक ना पाए, चल ना पाए, तो हो सकता है कि फिर से इस चीज़ को हम अपना वहाँ पर कब्जा जो है वो कंटिन्यू कर लें एक तरीके से। और जब नई सरकार आएगी तब देखा जाएगा, तब तक वक्त बदल जाएगा और अपनी पोजीशंस को हम और टाइट कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, भारत में राष्ट्रवाद था उस समय। और दूसरी बात क्या हुई कि जब ताबूतों से जब लाशें आने लगी, ताबूतों में जो सैनिक शहीद हुए थे उनको घर भेजा जाने लगा, तो लोगों की आंखें जो हैं खुली कि देखो किस तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है। क्योंकि पहले कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान का चलता था हमारे यहाँ, हमने कभी भी उसको उस तरीके से नहीं देखा था। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि वहाँ हो रहा है, हमसे क्या मतलब है। लेकिन जब ये देखा और वो घरों में लोगों के गए, तब समझ में आया कि नहीं भाई ये होता है और अब पाकिस्तान का जवाब देना पड़ेगा। तो फिर देखिए उसके बाद उन्होंने एयर का भी यूज़ किया, एयर पावर का, टैंक तो नहीं लेकिन तोपखाने लगाए गए। इस तरीके से करके उन्होंने उस चीज़ों को फिर कंट्रोल किया और एक 2 महीने लंबा ये संघर्ष था जो कि चलता रहा। तो जो कहा ना कि अपनी शक्ति राज्य से प्राप्त करता है, तो आपको राज्य सपोर्ट करेगा। जन समर्थन की बात यहाँ पे हो गई। दूसरा, ऐसे अगर आप देखते हो और पीछे आप देना चाहते हैं तो 71 का युद्ध देख लीजिए। 71 के भी युद्ध में सरकार से पूरा सपोर्ट था भारत को, और भारत की जनता सरकार को और सेना को पूर्ण सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, सरकार भारत की जनता को पूरा सपोर्ट करती थी, सरकार के सपोर्ट के साथ साथ भारत की जनता में भी भावनाएं थीं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये बार बार हरकतें होती हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, और सरकार और सेना को भी जनता ने फुल सपोर्ट किया। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए दोनों की मर्जी से जब तक नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने आतंकवाद के भी टाइम में देखा है कि जनता चाहती थी कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार कुछ एक्शन ले, लेकिन अक्सर नहीं होते थे। तो यहाँ पे जनता की भावनाएं थीं, लेकिन क्या होता था कि सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपको मैंने जो एग्जाम्पल दी कि सरकार का भी सपोर्ट था, जनता का भी सपोर्ट था एक दूसरे को। तो इन्होंने कहा कि सेनापति अपनी शक्ति राज्य से प्राप्त करता है। तो यह एक लंबा मैंने यहाँ पे इसका विश्लेषण कर दिया, आतंकवाद से भी जोड़कर, युद्ध से भी जोड़कर के किस तरह जनता सपोर्ट करती है, किस तरह जनता को सरकार भी सपोर्ट करती है। आगे चलिए, ये फिर से देखिए, मैंने जब से कहा था ना कि चतुर चालाक, एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, फिर से देखिए क्या कहते हैं। युक्तिपूर्ण युद्ध की कठिनाई में कुटिल को प्रत्यक्ष में बदल दिया जाता है और दुर्भाग्य को लाभ में। देखिए ये आदमी जो संतुचु विचारक है, इसने कभी भी कोई सीधी बात नहीं करी, छुपे तौर पर सारी बात करी है। कभी भी आप इनके पूरे उसको पढ़ डालेंगे, कभी भी आपको इनमें साहस, वीरता, मनोबल, ये सब चीज़ें आपको सीधे नहीं मिलेंगी। हमेशा कुटिल चीज़, कुटिल चाल, ये अब दुनिया भर की जितनी हम जिसको कहते हैं ना नेगेटिविटी, उसको ये पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं। लड़ने की कहीं बात नहीं करते, क्योंकि इन्हें शायद मेरे ख्याल से लड़ने से बहुत ज़्यादा भय लगता है, जो मुझे समझ में अब तक आया। तो उन्होंने कहा कि कुटिल को प्रत्यक्ष में बदलो, मतलब क्या चाहते हैं, कुटिल चालों को ये उसको आप इम्प्लीमेंट करिए वॉर में। दूसरा क्या है, ये कहते हैं कि लंबा और घुमावदार रास्ता लीजिए और फिर दुश्मन को रास्ते से भटकाइए, फिर उसका पीछा करिए और फिर दुश्मन से पहले लक्ष्य तक पहुंच जाइए। मतलब ये है कि अपनी चालों से दुश्मन को बिल्कुल घुमा के रखिए। एक कहीं पर भी इन्होंने अब तक ये खुल के बात नहीं की लड़ने की कि किस तरह लड़ने पहुंचिए ना, तो सामने वाले को उलझाने में यकीन करते हैं। और आज भी देखिए चीन की तो करता है, कभी डोकलाम में आएगा, कभी पेगांग लेक में आएगा, कभी फिंगर पॉइंट आएगा, कभी ईस्ट लद्दाख आएगा, कभी उसके कहीं और पहले आ जाएगा। जब आप तैयार होना शुरू होंगे तो वो दुनिया भर की बात करेगा, तुमने संबंध तोड़ लिए, तुमने ये कर लिए, फिर पीछे हट जाएगा। तो ये ऐसे ही करते हैं, ये आज की चाल नहीं है। अगर आज आपको चीन से दिक्कत हो रही है, चीन की चालों से, तो आज की समस्या नहीं है, ये चीन की 2500 साल पुरानी समस्या है। एक जगह ये लिखते हैं आगे उसके कि अगर आप पूरी बिल्कुल वेल इक्विप्ड आर्मी के साथ मार्च करते हैं
मतलब जो बिल्कुल तैयार सेना होगा साथ अगर आप मार्च करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर हो जाए। और अगर आप आधे अधूरे सामान के साथ भेजते हैं तो हो सकता है कि उसका जो भंडार सामान वो पीछे छूट जाए। अब देखिए 1962 में कुछ ऐसा ही हालात हुए थे। हम सुसज्जित तो नहीं थे और हमारे सामान पीछे छूटते चले जा रहे थे। चीन वहां पर पहले से था और भारत बिना तैयारी के वहां पर पहुंचा था। तो एक ये जो है एग्जाम्पल हमारे पास है। अब ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब बीआरओ ने इधर 5-7 साल में अपने काम में स्पीड पकड़ी है। और आपने देखा होगा कि अभी जब चाइना आया तो मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत हमने भी चीन को अच्छे तरीके से जवाब दिया। उसमें ये होता है, जब आप शीशा देखते हैं, अगर आप एक होते हैं तो आपको भी एक दिखता है, जो मिरर डिप्लॉयमेंट है उसका मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने शीशा देखते हैं, आप एक हैं तो आपको एक दिखाई पड़ेगा। अगर शीशे के सामने 10 लोग खड़े हैं तो आपको 10 दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट दुश्मन सेना करे उतने का ही आप तुरंत कर दीजिए। उससे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि उसको लगता है कि ये हार नहीं मानेंगे, तो फिर आपको ही पीछे हटना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि दुश्मन ही फिर पीछे हटना शुरू करता है जो पहले आता है। उसके आगे लिखते हैं कि अपने साथियों के व्यवहार से अगर हम परिचित नहीं हैं तो हम गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते। अब देखिए इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो आज के तारीख में आपने सुना होगा कि कई देशों के आपस में मिलिट्री ट्रीटीज़ होती हैं, या जो नाटो, सेंटो, सियाटो, वार्सा पैक्ट सब संगठन बने हुए थे पहले। नाटो तो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। और आप इसके अलावा पढ़ेंगे तो जो एक नया चाइना के साथ खिलाफ आया है वो है क्वाड। तो उसमें जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी है। और इनकी आपस में इन देशों की किसी न किसी तरीके से सैनिक कार्रवाइयाँ या सैनिक तैयारियाँ चलती रहती हैं और मिलिट्री अभ्यास होते रहते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि अगर कभी हमको एक साथ कुछ करने का मौका मिले तो हमको एक दूसरे के व्यवहार से परिचित होना पड़ेगा। इसीलिए देखिए क्या है कि जितने भी सैनिक समझौते होते हैं, अब भारत के भी हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जो नए हुए हैं, उसमें यही है कि हमारे एक दूसरे के द्वीपों का या एक दूसरे के रिसोर्स का यूज़ करेंगे। अमेरिका के साथ भी हमने जो समझौता किया था लेमुआ, उसके साथ भी ही था कि हम एक दूसरे के जगह का और हथियारों का प्रयोग करेंगे। तो सब चीज़ें धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ती हैं। तो यहीं पे इसका उन्होंने बात कर रखी। अगर हम अपने साथियों के साथ व्यवहार से परिचित नहीं होंगे तो हम किस तरीके से फिर आखिर हम गठबंधन में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों का व्यवहार जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमको किसी भी देश में जहाँ पे अभियान चलाना है उसके पहाड़, जंगल, नुकसान, दलदल से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमको वहाँ के जो लोकल गाइड हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा, वरना हम जो हैं एक तरीके से लाभ को नहीं पा पाएंगे। तो मैंने आपको जब मैं 1962 का जब पढ़ा रहा था या जब बता रहा था तो तभी मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली में जो चीनी दूतावास है वहाँ के किसी रिटायर्ड अफसर ने यहाँ जो लोकल बॉर्डर के एरिया के लोग थे, ये जो तिब्बती लोग थे, इनको यूज़ किया था और उनको अपने एक दुभाषी के तरीके से या भारत की जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही थी उसके बारे में जानने का प्रयास करना शुरू किया था। ये देखिए ये राज बिना खुलते, ये राज ऐसे खुले कि जब ब्रिगेडियर दलवी जब युद्धबंदी बन के जब चाइना के कैंप में थे तो वही लोग जो इनको अक्सर इधर दिखते थे मजदूरी करते हुए, वो उनको वही लोग उधर अपने जब वो युद्धबंदी थे तो उनको वहाँ दिख रहे थे, तब जाकर के उनको ये राज खुले। अगर वो आज फिर वो ज़िंदा लौट के ना आए होते मान लीजिए तो ये सब चीज़ें एक तरीके से हम लोग को भी ज्ञान में ना मिल पाती। मुझे की बात क्या थी कि इस किताब पर जो ब्रिगेडियर दलवी की थी हिमालयन ब्लेंडर, अब सुनने में आता है कि उस टाइम पे जब किताब छपी थी उसके बाद कुछ साल के लिए बैन कर दिया गया था ताकि लोग जो है चीन के साथ युद्ध की असलियत को ना समझ पाए। दुर्भाग्य था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आगे लिखते हैं, आप अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाइए तभी आप सफल होंगे। देखिए इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब मैं आपको इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल और दे रहा हूँ। इधर भी जब चीन के साथ हमारे विवाद चल रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ना कोई चीनी विदेश मंत्रालय का आदमी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। क्या कभी आपने किसी चीनी या जापानी, दोनों का मतलब मैं बता रहा हूँ, कभी आपने किसी चीनी और जापानी डिप्लोमेट्स के चेहरे पर कोई भावनाएँ देखी हैं? नहीं। ना हमने कभी आज तक चीन के प्रीमियर या राष्ट्रपति जिनको कहते हैं, शी जिनपिंग के भी चेहरे पर कोई भावनाएँ देखी हैं। क्यों? उनका कुछ समझ में नहीं आता। एक ही जैसा चेहरा रहेगा, हँसना मुस्कुराना बहुत कम होता है। शायद जब आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मतलब हँसते मुस्कुराते। तो आप क्या समझेंगे वो किस मूड में है? नंबर 1। नंबर 2, इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दुश्मन को आप ये संकेत दे दें, ये समझ ही ना पाए सामने वाला कि आप चाहते क्या हैं। मैं इसका आपको एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ भारत के हिसाब से। भारत के यूएन में जो स्थायी प्रतिनिधि थे, सैयद अकबरुद्दीन, आप कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जो इधर बीच हुई थी मसूद अज़हर के मैटर पे जब होती थी। वो जाते थे तो कितने बिल्कुल अच्छे तरीके से मीडिया वालों से मिलते थे, हँसते मुस्कुराते, बिल्कुल हाथ हिलाते हुए, और देख के लगता ही नहीं था कि भारतीय डिप्लोमेट्स हैं। चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। आपको सामने वाले के साथ हँस के बात करनी है, सीरियस होके बात करनी है, किस तरह बात करनी है, ये तो खैर आपका अपना वो है। लेकिन कभी भी भावनाएँ छिपाने की जिन्होंने बात करी है, वो इसीलिए है कि भावनाओं को छिपाइए तभी सफल होंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपके ये आज की तारीख में सिर्फ युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप अपनी भावनाएँ छुपा ले जाएँ, तो आपको शायद बहुत अच्छी सफलताएँ मिल जाएँ। लेकिन होता क्या है, आदमी अपने गुस्सा छुपा नहीं पाता। दूसरा क्या है, देखिए लद्दाख, पेगांग, अभी जो नए उदाहरण सामने आ रहे हैं, इसमें भी क्या भावना समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? आगे बढ़ते हैं फिर पीछे लौट जाते हैं। अब ये ग्राउंड में ही समझ में जाकर समझ में आएगा कि वास्तव में कितना आगे बढ़े थे नो मैंस लैंड में, फिर कितना पीछे हटे हैं। क्योंकि चीन पे देखिए विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जिसको भी चीन का अनुभव है उसको पता है कि चीन पे यकीन कर पाना मुश्किल है। देखिए चीन की सीमा क्या थी? चीन की सीमा थी चीन की दीवार। उसको क्यों बनवाया था चीन के राजाओं ने? इसीलिए ना कि हम पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। तो आप दीवार बनवाएंगे तो अपनी तो आखिर आप सीमा में आप बनाएंगे। आपने कंटोनिया कब्जा किया, आपने मंगोलिया का पोर्शन कब्जा किया, आपने कुछ रूस का पोर्शन कब्जा किया, आपने तिब्बत कब्जा किया। दुनिया को ये चीज़ समझानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। तो चीनी अपनी भावनाओं को अच्छे से छुपा ले जाते हैं। दूसरा क्या है, कहते हैं आपकी तेजी हवा की तरफ होनी चाहिए और गठन जंगल की तरह। देखिए जैसे जंगल में क्या होता है कि पेड़ बहुत पास में होते हैं, हर चीज़ छुप जाती है, वैसे ही मतलब आपका जो एक तरीके से होना चाहिए गठन, मतलब सेना का, वो जंगल की तरह होना चाहिए और स्पीड हवा की तरह होनी चाहिए। देखिए अगर हम उस समय की हम बात करें तो सिकंदर के जो फ्लैंक्स होते थे वो भी ऐसे थे, बक्से के आकार के चलते थे, बिल्कुल गठन जंगल के तरीके से था, बिल्कुल कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था। हाँ, उनकी स्पीड कम थी। दूसरा, छापेमारी और लूट में आग की तरह रहिए, जला दीजिए, सबको लूट लीजिए। यही है इनके चालें। पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहीं पर भी इन्होंने कोई से भी वीरता की बात नहीं करी। जला दो, लूट लो, हिस्सा बांट दो, इससे ज़्यादा इनकी सोच भी नहीं थी। और ना कहीं चीनी से ज़्यादा सोच सकते हैं। जब वीरता दिखाने की बात आती है तो पीछे भाग जाते हैं। उसके आगे ये लिखते हैं, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए और रात्रि में अभेद्य बनाइए, मतलब कोई ना जान पाए, और जब आप चलें तो वज्रपात सा हो। मतलब सीक्रेसी हमेशा मेंटेन रखिए। दूसरा क्या है कि जब आप किसी को लूटते हैं, गांव को लूट रहे हैं, तब तक के गांव ही होते थे, तो उस लूट को अपने लोगों में बांट दीजिए। और अगर आपने कहीं पर कब्जा कर लिया है तो उसका जो लाभ मिलने वाला है वो भी अपने सर्कल में बांटिए। देखिए अब तो ऐसा होता नहीं है कि कोई जो है लूट रहे तो आप बांटिए, क्योंकि अब कभी जब ऐसा कुछ होता है तो यूएन सामने चला आता है, या कोई ना कोई और जो देशों के जो रोल हैं सामने आ जाते हैं। जैसे भी देखिए भारत चीन का मामला बढ़ा तो अमेरिका तुरंत कूद गया, उसने अपने 3 विमान वहाँ को भेज दिए। तो ऐसा ही होता है, अब कोई उस तरीके से युद्ध नहीं हो सकते। और इन्होंने लाभ करने की बात कर दी कि बांट दो, मतलब इस तरीके से देखिए सैनिकों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुमको चलो हम लूट का मतलब हिस्सा देंगे,
और जो लाभ होगा वो तुमको देंगे। ऐसा ही लगभग लगभग अरब और तुर्कों के आक्रमण में भी होता है। मध्यकाल में हमने देखा है कि भारत में आए थे और वहाँ से लेकर के 1000 के आसपास से लेकर के और बाबर के अटैक तक हमने यही देखा है कि जब भी आए हैं। और बाबर क्यों, अंग्रेज़ों के टाइम में भी यही देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए आई थी। व्यापार करेंगे और राजाओं को अपना सैनिक सपोर्ट देते थे, तो उसके बदले में एक तरीके से अपना लाभांश ही लेते थे। यही तरीके ही होते थे। तो इन्होंने बहुत पहले लिख दिया था। फिर लिखा है, आप एक चाल चलने से पहले चिंतन मनन करिए। देखिए होता क्या है, कहा जाता है कि युद्ध लड़ने से पहले अपने दिमाग में एक युद्ध लड़ना पड़ता है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि आप क्या चाल चलेंगे, फिर सामने वाला क्या चाल चलेगा, आप युद्ध को नहीं जीत सकते। इसलिए कहीं ना कहीं से युद्ध को आपको अपने एक दिमाग में लड़ना ही पड़ेगा। फिर आगे क्या कहते हैं, जीत उसको ही मिलेगी जो लीक से हटके चाल चलेगा। मतलब एक रेगुलर चाल आप बराबर नहीं कर सकते। आप देखिए, मैं आपको इसका एक अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत पे उड़ी में आतंकवादियों का हमला हुआ था, भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत ने इसका बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, पैदल सेना को यूज़ किया। उसके बाद जब भारत ने जब दोबारा जब पीओके पर जब अटैक किया बालाकोट पे, तो एयर स्ट्राइक किया। लेकिन जब चाइना ने जब कब्जा किया और हमारे आदमी मारे, तो पहली बात तो हमने ही उनके 20 लोगों को बिना हथियारों के मारा। उनके पास तो ऐसे ऐसे हथियार थे, डंडे में तार लिपटे थे, कीलें लगी थी, जो मतलब एक तरीके से अमानुषिक है, उसको हम सही नहीं समझते। प्रोफेशनल आर्मी हो तो प्रोफेशनल के तरीके से लड़ो, हिम्मत है तो सामने आओ, गोली चलाओ। नामर्द के तरीके से लड़ना सेनाओं को अच्छा नहीं देता कि वो डंडा और हथियार और कील लेकर के आए। ये आपकी देश की गिरी हुई मानसिकता और को ही बताता है कि माओ से तुंग का देश जो पहले तो गोली और नली की बात करता था कि नली की बंदूक की नली से सत्ता निकलती है, और डंडे और रॉड और कील से लड़ने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। तो हमने तो सीमा के समझौते का अच्छे से पालन किया, और हम तो कभी भी किसी का वो नहीं करते, और हमने उनकी गर्दनें तोड़ के मारी। तो उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नई चाल क्या होती है, इसकी बात करें ये। और एक इन्होंने कहा था कि लीक से हट के चलो, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब भारत ने जब कांड किया, जब भारत ने उनके जब लोगों को मारा इस तरीके से, जब भारत में जब भावनाएं उठी कि क्या करना है, तो भारत ने क्या किया कि सबसे पहले तो उनके 59 ऐप पे बैन लगाया। उनका जो व्यापार हो रहा था हमसे, आयात है, उस पर रोक लगाई। जो हमने ठेके में उनको जो टेंडर दिए हुए थे उन पर रोक लगाया। तो आपको जो यहाँ पे लिखा है लीक से हट के चलिए, तो एक बार हमने दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, दोबारा हमने एयर स्ट्राइक किया, तीसरा चीन से मामला था, लंबा हो सकता था, खतरनाक हो सकता था, कई लोगों का सपोर्ट चाहिए, तैयारी लंबी करनी पड़ेगी। उसको देखते हुए हमने क्या किया, हमने तुरंत जो है उसके ऊपर आर्थिक एक तरीके से कहा जाए तो प्रतिबंध या आर्थिक स्टेप लिए, फाइनेंशियल स्टेप लिए, जिसके कारण चीन को जो उसकी कमाई है उस पर असर पड़े। अब चीन को समझ में आने लगा कि दुनिया उसकी चाल समझ गई कि कोरोना तुमने ही फैलाया है, तो अब दुनिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। तो इस तरीके से हमको उस पर कार्रवाई करनी पड़ती। तो वही कहा है ना कि लीक से हट के चलो, तो हमने भी लीक से हट के चलना शुरू किया इनके खिलाफ। दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए, सैनिक का उत्साह सुबह सुबह तो बिल्कुल चरम पे होता है, लेकिन शाम होते होते ढलने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर लौटना होता है। अब उसके आगे कहते हैं कि चाणाक जनरल इसलिए सेना को आगे नहीं ले जाता जब उसकी सेना का उत्साह कम हो, लेकिन वह तब हमला करता है जब दूसरी सेना सुस्त हो और वापस लौटने के लिए तत्पर हो। यही तो मनोदशा के अध्ययन करने की चाल है। मतलब फिर आप समझिए, कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी इनकी वीरता और दुश्मन का सामना करने का नहीं है। जब तुम थके होगे, जब तुम सुस्त होगे, रास्ता भूल चुकी होगे, भूखे होगे, तब हमला करेंगे, खा पी के ये आएंगे। इसलिए चीनियों को समझिए, ये बहुत ऊंची जो सुंतजू बात लिख के चले गए ये हैं, आपको हमेशा अपने आप को तरोताज़ा रख करके, रिफ्रेश रख करके, आपको इनसे लड़ने के लिए बस तैयार रहना पड़ेगा। आप जिस दिन दिखा देंगे कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, उस दिन ये पीछे सुस्त होकर पड़े रहेंगे।
इनको सुस्त रखिए, यही तरीका है। फिर ये क्या कहते हैं, अनुशासित होकर के शांतिपूर्वक दुश्मन के बीच अव्यवस्था पैदा करिए। अपने देखिए, इनके में कोई अपनी हिम्मत तो है नहीं लड़ने की, आज से नहीं 2500 साल से। लड़ने की हिम्मत होती तो क्या ये चीन की दीवार बनवाते इतनी मोटी कि भाई चलो, ये तो इसलिए बनाया गया था ना क्योंकि ये बार बार हारते थे, तो चीन की दीवार तो इसलिए बनवाई गई थी। अभी फिर कह रहे हैं कि दुश्मन देशों का जो है वो सामना मत करो, जब वो तेज हों, जब वो सुस्त हो जाएं तो सामने आओ। मतलब यही इनकी चालें थी कुल मिला करके। आगे देखिए, जब आप लक्ष्य के पास हों तो दुश्मन अभी भी उससे दूर हो, उसका इंतज़ार करिए। दुश्मन मेहनत और संघर्ष कर रहा हो, अच्छी तरह से पेट का भरा हुआ होना आपका ज़रूरी है, जबकि दुश्मन भूखा हो। यही तो तरीका है, आप खाना खाइए, वो भूखा हो, आप वहाँ पहुँच जाइए, आप लक्ष्य के पास हों, दुश्मन उससे दूर हो, आप वहाँ पहुँच कर उसका इंतज़ार करिए। यही सब इनकी चालें थीं। फिर क्या है, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई उसकी सेना पर हमला करने से बचना चाहिए। मतलब जो सेना बिल्कुल कूल माइंड हो, जिसका मोराल बिल्कुल बूस्ट हो, उस पर कभी भी हमला मत करिए। मतलब क्या है, जब आप मजबूत होंगे, जब आप सामना करने को तैयार होंगे, तब ये खुद बहुत डरपोक टाइप के लोग होते हैं चीनी। ये आपको अब तक इस किताब से समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े डरपोक होते हैं कि अगर आपकी सेना का आत्मविश्वास मजबूत है, आप सामना करना चाहेंगे तो आपका ही सामना करने नहीं आएंगे। जब आपके यहाँ जब थोड़ी बहुत जब समस्याएं हो जाएंगी, तभी चले आएंगे लड़ने के लिए। एक आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, यह एक सेना का स्वयं सिद्ध वक्तव्य है कि उस दुश्मन के खिलाफ ना लड़ो जो ऊंचाई पर हो, ना ही उस दुश्मन का विरोध करो जो नीचे की ओर आ रहा हो। अब ऐसा क्यों? जब आप ऊंचाई पर हैं, मान लीजिए, तो आप ऊपर से अगर आप ढेला भी मारेंगे, कंकड़ भी मारेंगे, तो बहुत ज़ोर से लगता है, वो गोली का काम करता है। कारगिल में यही हुआ था। ये अभी जो कर्नल संतोष बाबू के साथ हुआ था, तब भी चीनी ऐसे ही ऊपर बैठे हुए थे, सेना और हमारी सेनाओं का बाद मालूम चला था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनका जो है बिना हथियार कोई चलाए, किसी भी राइफल या हथगोला चलाए, इनकी गर्दन तोड़ के मारी थी। ठीक है ना? और ना ही उस दुश्मन का विरोध करें जो नीचे की ओर आ रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर आप आ रहा होगा, वो ऊपर से गिरेगा तो आपको भी ले डूबेगा। ऊपर से जब कर्नल संतोष बाबू की शहादत हुई, तो जब सेना हमारी थी, तो वहाँ पर लड़ते हुए भारत और चीन दोनों के लोग उस नदी में गिरे हैं। तो आप समझ लीजिए कि देखिए, हमने किसी बिना हथियार को यूज़ किए इनको मारा, इनके 40 लोगों की गर्दन तोड़ी, और जो नीचे गिरने का सिद्धांत है उसमें दोनों लोग नीचे गिरे। तो यहाँ पर तो आकर के एक तरीके से इनके इस वक्तव्य को सुन त्सु के भारतीय सेना ने खारिज कर दिया कि हम ऊपर चढ़े हुए दुश्मन से लड़े हैं। देखिए, कारगिल में भी हम लड़े हैं, दुश्मन ऊपर था, हम नीचे थे, हम तब भी लड़े। तोप खाना लगाया, एयर पावर को यूज़ किया, पूरी सेना लगा दी। और कर्नल संतोष बाबू की शहादत के बाद तो हमने 40 सैनिकों को चीन के गर्दन तोड़ के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो ये सिद्धांत था वो पीछे हो गया। तो देखिए, यही एक तरीके हैं इनके लड़ने के। ये कहीं पर भी खुल के लड़ाई की कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे ही चीनियों की युद्ध कला चलती है, एक तरीके से बिल्कुल चतुर चालाक सिद्धांत है इनका, ऐसे ज़्यादा कोई इनका है नहीं। अभी आपको हम इनका नए चैप्टर में, नए तकनीकी सत्र में आपको बताते हैं कि अब आगे ये क्या सोचते हैं। धन्यवाद।